अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने फ़ोन को एक बार चार्ज करिए और पूरे महीने भर वो फ़ोन आपका काम करता रहेगा, ये बात सुनने में एक मजाक के जैसे लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, हम आज उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका फ़ोन 1 महीने तक चला करता था। एक समय भारत की नंबर 1 फीचर फ़ोन बेचने वाली कंपनी हुआ करती थी। उसके कुछ समय के बाद वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी थी स्मार्टफोन के मार्केट में। भारत में 22% मोबाइल का शेयर उस कंपनी के पास था। आज की डेट में उस कंपनी के पास 1% का भी मार्केट शेयर नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक समय की सबसे सक्सेसफुल, सबसे कम समय में सक्सेसफुल कंपनी माइक्रोमैक्स के बारे में। बात है मार्च 2000 की। एक दूरदर्शी व्यक्ति राहुल शर्मा, उन्होंने माइक्रोमैक्स कंपनी को स्टार्ट किया। माइक्रोमैक्स 2000 में एक मोबाइल कंपनी नहीं थी, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी थी और वो बहुत अच्छा कर रही थी। अलग अलग कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर वो बना के बेच रही थी। बहुत अच्छा करते गए। 6-7 सालों के बाद 2008 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोमैक्स ने इंटर करने की सोची। स्टार्ट किया उन्होंने मोबाइल के साथ। अपने 3 को फाउंडर के साथ कंपनी स्टार्ट हुई। शुरुआत में माइक्रोमैक्स चाइना से फ़ोन्स के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था और इंडिया में बेचता था। वो दौर उस समय का था ऐसा जब पीसीओ वर्क किया करते थे हमारे भारत में। वहाँ पर ये भी कहा गया है कि उनको वर्क कराने के लिए ट्रक्स की बैटरी तक इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। इस पावर की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए माइक्रोमैक्स ने उसको एज अ सलूशन उन्होंने ये कोशिश की कि हम ऐसा कोई फ़ोन बनाएं जो कि काफ़ी लंबे समय तक लोगों का साथ दे। सो उन्होंने 2008 में X1i पहला अपना मोबाइल लॉन्च किया, जिसकी एक यूएसपी थी कि वो एक बार चार्ज करिए और पूरे महीने चलेगा, और वो चलता भी था। उसके बाद और अलग अलग तरह के अलग अलग फीचर्स के साथ फीचर फ़ोन इंडिया में लॉन्च होते गए माइक्रोमैक्स की तरफ से, और माइक्रोमैक्स एक नई ऊंचाइयों को छूता चला गया। धीरे धीरे समय आता है 2010 का। 2010 में भारत में फीचर फ़ोन मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई था तो वो था माइक्रोमैक्स। अब धीरे धीरे बाकी कंपनीज़ भी इंटर करना शुरू कर चुकी थी। बाकी कंपनीज़ के फ़ोन थोड़ा महंगे हुआ करते थे माइक्रोमैक्स के कंपैरिजन में। माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड था। लोगों को लगता था कि इंडियन ब्रांड है, इसलिए उनसे एक लगाव भी था, और साथ ही साथ इतने एफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रहा था कि लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी इमेज बन गई थी माइक्रोमैक्स के। और साथ में वैल्यू फॉर मनी जो हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, माइक्रोमैक्स एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था उस समय। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पकड़ ज़्यादा थी। ये फ़ोन अपना ऑफलाइन मार्केट में इनका बिका करता था। ये वो समय था जब इंडिया में 2G और 3G का ज़माना था। 2G और 3G चला करता था। 3G डेटा इतना महंगा हुआ करता था कि लोग इस्तेमाल कम करते थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए माइक्रोमैक्स जो हमारा रिमोट एरियाज़ है, जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ के लोगों की, वहाँ की ज़रूरतों को समझ के नए नए फीचर्स, नए नए फ़ोन, जैसे कि बड़ी बैटरी, टॉर्च, ब्लूटूथ, इस टाइप के यूनिक फीचर्स लॉन्च करता था। कैमरा, ये सब कुछ फीचर में दिया करता था, फीचर फ़ोन्स में दिया करता था, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती थी, और ये सब एक अफोर्डेबल प्राइस में देता था। ये माइक्रोमैक्स के सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा कारण था। टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के साथ अब धीरे धीरे समय आ गया था फीचर फ़ोन से आगे का, यानी फीचर फ़ोन जिसमें कि बेसिक चीज़ें होती हैं, फ़ोन के जो फीचर्स होते हैं, जो कि कहा जाए कि वायर्ड फ़ोन को एक वायरलेसली कन्वर्ट करता है, उसे हम फीचर फ़ोन कहते हैं, कुछ एड-ऑन्स के साथ। अब धीरे धीरे समय आ रहा था स्मार्टफोन्स का। स्मार्टफोन आना शुरू हुए। स्मार्टफोन में भी माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा करता गया, यहाँ तक कि 2014 में ये कहा जाए कि उसने दुनिया का 10वां ऐसा ब्रांड था जो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचा करता था। और भी तरह तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ही माइक्रोमैक्स काम कर रहा था। अगर हम बात करें उसमें, तो LED टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टैबलेट्स, पावर बैंक्स, साउंड बार्स और इस तरह के और भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो इंटरटेनमेंट से भी संबंधित थी, उसे माइक्रोमैक्स कर रहा था और बहुत अच्छा कर रहा था। एक समय इंडियन मार्केट में 32% शेयर हमारे इंडियन ब्रांड्स का हुआ करता था। इंडियन मोबाइल का जो पूरा कंज्यूमर मार्केट था, उसमें से 32% शेयर उसमें से
इंडियन ब्रांड्स का हुआ करता था, 22% अकेले का शेयर माइक्रोमैक्स का था। उस समय माइक्रोमैक्स का जो रेवेन्यू था वो लगभग 10,000 करोड़ पर ईयर के हिसाब के था। 2008 से लेकर के 2015 के आसपास तक समय माइक्रोमैक्स के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा कामयाबी उनको मिल रही थी, क्योंकि वो फीचर फ़ोन में थे। फीचर फ़ोन के बाद उन्होंने स्मार्टफोन में अपने आप को अपग्रेड किया था, टैबलेट्स, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में किया था जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिवाइस ही हुआ करती थी। अब धीरे धीरे माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा करता चला आ रहा था। माइक्रोमैक्स को धक्का तब लगा जब सितंबर 2016 में 4G लॉन्च हुआ और जिसे जियो ने अनाउंस किया कि वो 4G सर्विसेज अपनी इंडिया में शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत में उन्होंने अपनी सर्विस को कम्प्लीटली फ्री कर दिया। इसके एक साल पहले ही Xiaomi जो कि चाइनीज़ ब्रांड था वो अपनी 4G फ़ोन्स के साथ इंडिया में आ चुका था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचा करता था। माइक्रोमैक्स अपना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि हम कहें कि शॉप से मिलता था और Xiaomi जो है वो ऑनलाइन मिला करता था। ऑनलाइन मार्केट में Xiaomi आ चुका था। एफोर्डेबल फ़ोन, बड़ी बैटरी, 4G सर्विसेज, उस समय इंटरनेट फ्री में लोगों को मिल ही रहा था। साथ ही कहा जाए तो इसके कुछ समय पहले ही माइक्रोमैक्स ने एक 2G और 3G का इतना बड़ा लॉट चाइना से उन्होंने इंपोर्ट कर लिया था कि उन्हें लगा कि पहले इसको मार्केट में सेल कर लेते हैं, उसके बाद नई आगे की चीज़ें किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी उनको सोचने के लिए मजबूर किया कि अभी हम क्या करें। उनका एक जो थिंक टैंक है वो क्या कहा जाए तो होल्ड पे चला गया। वहीं जो ऑनलाइन मार्केट था वो Xiaomi कैप्चर कर ही चुका था ऑलमोस्ट, और साथ में अब 4G आ चुका था और हर कोई 4G यूज़ करना चाहता था क्योंकि सर्विसेज फ्री थी। हमें उस डेटा का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। स्पीड 3G से कई गुना ज़्यादा अच्छी थी और 3G बहुत महंगा था। इसके साथ साथ ऑफलाइन में माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा कर रहा था। अब माइक्रोमैक्स 4G फ़ोन भी लॉन्च किया, फ्लैगशिप फ़ोन भी लॉन्च कर रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है ओप्पो और वीवो की। Xiaomi ऑनलाइन मार्केट कैप्चर कर रहा था, ओप्पो और वीवो एफोर्डेबल सर्विसेज, अच्छा प्रोसेसर, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा फीचर्स के साथ उन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स को डायरेक्ट कम्पीट करना शुरू कर दिया। यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है माइक्रोमैक्स का। माइक्रोमैक्स अब अगर हम कंपेयर करें तो माइक्रोमैक्स का सर्विसेज, फ़ोन की सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। फ़ोन के सर्विसेज में फ़ोन का प्रोसेसर होता है, फ़ोन का डिस्प्ले होता है, फ़ोन की बैटरी होती है, नेटवर्क होता है। इस तरह की चीज़ों में बाकी फ़ोन कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स से बेहतर कर रहे थे। माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी जो उसकी एक यूएसपी थी कि वो एफोर्डेबिलिटी दे रहा था। लेकिन ये नए चाइनीज़ ब्रांड्स लाइक ओप्पो और वीवो ये भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे आ गए थे जहाँ पर कि हमारा माइक्रोमैक्स कर रहा था। यहाँ से माइक्रोमैक्स का डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोमैक्स फेल किस तरह से हुआ। एक समय जब इंडियन मार्केट में लगभग 32% मोबाइल इंडियन मैन्युफैक्चरर यानी कि इंडियन ब्रांड बेचा करते थे, वो समय था 2015 के आसपास। अब नई कंपनीज के आने के कारण, 4G सर्विसेज आने के कारण धीरे धीरे वो मार्केट शेयर डिक्लाइन होना शुरू हुआ और सिर्फ 2 सालों में वो 32% से आके 22% पे हो गया। और कहा जाए 2020 तक वो मार्केट शेयर 5% से भी कम पे आ गया था। हम यहाँ पर बात कर रहे थे माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स का 2013-2014 के आसपास जो मार्केट शेयर हुआ करता था वो 22% का था। अगले सिर्फ 3 से 4 सालों में 2018 के आसपास उनका मार्केट शेयर 3% से भी कम आ गया था। और हम बात करें 2020 की, यानी लगभग कोरोना के आसपास की, तो माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर वो 1% से भी कम आ चुका था। धीरे धीरे जो कि कंपनी एक समय 10,000 करोड़ से ऊपर का उसका रेवेन्यू हुआ करता था वो 500 करोड़ से भी नीचे का आ गया। कंपनी ऑलमोस्ट लॉस में चली गई, देखा जाए तो काफ़ी फेल हो गई। अगर इन शॉर्ट हम कहें तो कंपनी का जो पूरा का पूरा एक इतना अच्छा बना हुआ था, मार्केट को किंग हुआ करते थे मोबाइल फ़ोन की, वो कंपनी ख़त्म हो गई। साथ ही उनके जो फाउंडर और को फाउंडर थे, उनके को फाउंडर राहुल शर्मा, उन्होंने 2019 में इंडिया की पहली AI आधारित इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च किया, जिसे कि रिवॉल्ट कंपनी के नाम से हम जानते हैं। रिवॉल्ट को आज भी राहुल शर्मा चला रहे हैं। वो इंडिया की पहली बाइक थी, इसलिए वो भी उसी समय बहुत अच्छा सक्सेस हुई थी और लोगों के पास आज के डेट में और भी ऑप्शन थे। हम रिवॉल्ट के बारे में फिर कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो उनके 3 को फाउंडर और थे वो अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं।
इन ड्रॉप डाउन्स के बीच में माइक्रोमैक्स तरह तरह से कोशिश करता रहा। उसने यूएस बेस्ड कंपनीज़ के साथ भी कुछ टाई अप किए, जिसे कि हम यूवी के नाम से जानते हैं, उनके भी मोबाइल लॉन्च किए। कोरोना के आसपास जब मार्केट शेयर 1% से भी कम हो गया था और राहुल शर्मा ने अपना इलेक्ट्रिक बाइक का एक नया स्टार्टअप चालू किया था, उस समय उन्होंने लोगों को बताया कि वापस माइक्रोमैक्स आ रहा है। माइक्रोमैक्स जैसा कि एक समय भारत के 3 राज्यों में वो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, राजस्थान में था, तेलंगाना में था, उत्तराखंड में था, वो कंपनी आज की डेट में 1% भी शेयर इंडिया में नहीं था। फिर आता है कि माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है। 2020 अगस्त 2020 में माइक्रोमैक्स ने इन ब्रांड के साथ अपना उन्होंने फ़ोन लॉन्च किए जो कि 5G फ़ोन थे। लेकिन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा यानी 3 साल हो चुका है। अगस्त 2020 की बात करें तो 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में भी माइक्रोमैक्स उस तरह से वापस लोगों की पसंद नहीं बन पाया है। तो ये थी कहानी माइक्रोमैक्स की, जो कि एक समय नंबर 1 ब्रांड हुआ करता था हमारे भारत का फीचर फ़ोन के मामले में। दुनिया का 10वां ऐसा ब्रांड था जो सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन बेचा करते थे। आज उस कंपनी के पास हमारे भारत के मार्केट शेयर का 1% शेयर भी नहीं है। यानी कि कहें कि वो कंपनी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है या डूब चुकी है। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो माइक्रोमैक्स के ऊपर कि वो कहाँ से शुरू करके कितने कम समय में सक्सेसफुल हुआ और किस तरह से किन चीज़ों के कारण वो आज की डेट में मार्केट से लगभग बाहर हो चुका है। वीडियो पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुगर मिल से स्टार्ट करके भारत के एक सफल बिजनेसमैन तक बनने की कहानी, जिसे हमने समराइज़ किया है, जिस ब्रांड का नाम था वीडियोकॉन, उसे आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।